हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एलियन स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री थिन इंसुलेटिंग रॉड्स ईच कैरिंग द यूनिफॉर्म एंड द सेम चार्ज पर यूनिट लेंथ आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर फ्रेम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द फ्रेम इज जीरो। तो अपन को बताना है कि जो पॉइंट पी होगा वो इन सेंटर होगा, कि सरकम सेंटर होगा, कि सेंट्रोइड होगा, या ऑर्थो सेंटर होगा उस ट्रायंगुलर फ्रेम का। तो यार इसका जो आंसर है ना वो अपना होगा ऑप्शन ए। वो बेसिकली पॉइंट पी जो होगा ना वो इन सेंटर होगा, और ये पहले से ही मैंने नेक्स्ट पर यही चैनल पर करवा रखा है। तुम जाकर चेक कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाना और इसको चेक कर लेना, और वहां पर तुम्हें और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगी, उनको भी तुम देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक अर्थ है अपने पास, ठीक है, जिसको अपन को एक ह्यूज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर अज्यूम करना है। ठीक है, एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका सेंटर किधर है? सी पर है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाय फोर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द अर्थ। और इसको अपन ने क्या कर दिया? स्कूप आउट कर दिया। ठीक है भाई। An arrangement is set up inside the cavity as explained further. Two block of the masses M1 जो कि 4 kg है, M2 जो कि 2 kg है, are connected by the relaxed spring. ठीक है भाई, and are placed on a fixed long rough table whose surface is perpendicular to OC. ठीक है, the coefficient of the friction between the both the block and the table is 0.2. A constant force capital F starts pulling the block M1 parallel to the surface of the table as shown. Minimum value of the F such that the M2 starts moving is K Newton. तो अपन को K का वैल्यू बताना है। और एस्केलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस कितना है अपन के पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर तुम्हें जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मैं तुम्हें सिचुएशन बता देता हूँ। ये अपने पास बेसिकली क्या है? अर्थ है, जो कि अपन को एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मानना है, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, और इसका जो सेंटर है ना वो ऊपर है। ये अपने पास एक स्फेरिकल कैविटी है, और इसके अंदर का सारा मास है ना उसको अपन ने बाहर निकाल दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है। इस स्फेरिकल कैविटी का जो सेंटर है ना वो अपना पॉइंट सी पर है, और तुम्हारा पॉइंट सी और पॉइंट ओ के बीच में जो दूरी है ना वो आर बाय फोर की है। ठीक है, अब इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर मैंने एक टेबल रखी, और इस टेबल की जो सरफेस है ना अपनी वो ओसी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अपने पास एक अरेंजमेंट है, मतलब दो ब्लॉक्स है और बीच में एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अपनी रिलैक्स लेंथ में है। ठीक है भाई, अब इस M1 वाले ब्लॉक पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है। तो अपन को F की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ताकि ये वाला जो ब्लॉक है M2 वाला ब्लॉक है ना ये मूव करने लग जाए। तो करते हैं। अब तुम्हें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ वो रिजल्ट कौन सा है। मतलब मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिंक करूंगा यार, क्योंकि मेरे को ग्रेविटेशन के रिजल्ट याद नहीं रहते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रहते हैं। तो वहां से मैं लिंक कर देता हूँ, ग्रेविटेशन के रिजल्ट बताता हूँ क्या है। तो तुम देखो, ये अपने पास है एक क्या है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, जिसकी चार डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो चार डेंसिटी में रो मान लेता हूँ, और यहाँ पर एक स्फेरिकल कैविटी है, ये स्फेरिकल कैविटी रही। ठीक है भाई, तुम्हारा इस पूरे स्फीयर का सेंटर इधर है, जो कि मैं C1 बोल देता हूँ, और इस स्फेरिकल कैविटी का सेंटर इधर है, जो कि मैं C2 बोल देता हूँ। अब तुम देखो, इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तुम्हारी ऑफ कोर्स सी बात है कि वो C1 C2 वेक्टर के अलोंग होगी। और वो कितनी होगी बताता हूं मैं, एक सेकंड बस। तो C1 C2 वेक्टर के अलोंग होगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो आएगी ना वो अपने पास आएगी बेसिकली रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये तो मैंने बात करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब ग्रेविटेशन में ऐसा क्या होगा? तुम देखो सिचुएशन वैसी ही है कुछ। ठीक है,
अब तुम्हारे इस कैविटी के अंदर जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी, मतलब वो CO वेक्टर के अलॉन्ग होगी, क्योंकि मतलब तुम्हें पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो तुम्हारी बेसिकली एक तरीके से रेडियली आउटवर्ड आती है, और पॉजिटिव मास के कारण जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो तुम्हारी कैसी आती है, अट्रैक्टिव फील्ड होती है। सही है। तो इसमें जो अपन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, देखो। CO वेक्टर के अलॉन्ग होगा ये, और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। सही है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वो बताते हैं अपन। तो मुझे पता है कि 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, 4πg से। सही है। अब C1 C2 की बीच की दूरी मैं लेट सपोज क्या लिख लेता हूँ, स्मॉल r लिख लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो ये रो स्मॉल r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो आना चाहिए ना वो क्या आना चाहिए अपने पास, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसको मैं G' बोल रहा हूँ वो अपने पास आएगा बेसिकली। तो ρr/3 और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 4πG। सही है। और यहाँ पर ये रो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब मास डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर तो वो चार्ज डेंसिटी था और यहाँ पर वो मास डेंसिटी होगा। अब तुम देखो तुम्हारे जी का वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल M/कैपिटल R²। सही है। अर्थ की सरफेस पर जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतनी होती है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, G/कैपिटल R² इंटू कैपिटल M को क्या लिख दूंगा मैं, रो इंटू 4/3 कैपिटल R³। तो कितना आ रहा अपने पास, ये 4/3 रो इंटू कैपिटल R। तो तुम देखो स्मॉल g/कैपिटल R अपना किसके बराबर है, 4/3 कैपिटल G रो के बराबर है। तो यहाँ से तुम देखो ये अपने पास जो एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, तो G' को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4πg रो और बाई 3 को एक जगह लिख लिया। ठीक है, स्मॉल r को मैंने अलग कर दिया है, और इसको क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, इसको लिख सकता हूँ बेसिकली मैं G/कैपिटल R। तो मेरे जो G' की वैल्यू है, G' की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, G/r/कैपिटल R। तो तुम देखो यार यहाँ पर जो अपन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी अपने पास, G/r/कैपिटल R, और डायरेक्शन मैंने बता दिया CO वेक्टर के अलॉन्ग। तो G/कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू कितना अपने पास, कैपिटल R/4 है। तो ये अपने पास आ रहा है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ना वो अपनी इतनी होगी वैल्यू में। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये अपने पास एक रफ सरफेस है। ठीक है। ये अपने पास दो ब्लॉक्स हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग है जो कि रिलैक्स लेंथ में है। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने के मान लिया कि के का वैल्यू गिवन है क्या, के का वैल्यू गिवन है क्या यार, के का वैल्यू गिवन नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो के मान लेते हैं। इसका मास कितना है अपने पास, M2 है। इसका मास कितना है, M1 है, और इस पर अपन फोर्स लगा रहे हैं जो कि कांस्टेंट है। सरफेस अपनी रफ है। ठीक है। और म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। M2 और M1 का वैल्यू क्या है, M1 अपने पास 4 kg है, ये अपना 4 kg है, और ये अपना 2 kg है। ठीक है। और जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वो तुम्हारी नीचे की तरफ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो G/4 के बराबर है।
सही। तो अब तुम देखो, अगर तुम्हें इस वाले ब्लॉक को जस्ट मूव करवाना है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि स्प्रिंग में लेट सपोज मैंने इलोंगेशन मान लिया है एक्स का, तो स्प्रिंग फोर्स कितने का आएगा, के एक्स आएगा, जो कि इस ब्लॉक पर इस तरफ लग रहा होगा। तो ये जो के एक्स है ना तुम्हारा जस्ट बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, जो तुम्हारा इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इस तरफ, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू से, जब भी तुम लोग ये अपना ब्लॉक वो मूव करेगा, तो के एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास, म्यू एम टू इंटू जी डैश। सही है। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू एम टू इंटू जी डैश बाई के। तो मिनिमम इलोंगेशन कितना होना चाहिए अपने पास, म्यू कितना अपने पास 0.2 है, एम टू कितना अपने पास 2 के जी है, जी डैश कितना अपने पास 2.5 है, और इसको मैंने के मान लिया है, ठीक है। तो मिनिमम इलोंगेशन इतना होना चाहिए। अब तुम देखो, मतलब जब तक तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, जब तक इलोंगेशन इतना नहीं हो जाता, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये अपने पास सरफेस है, ये वाला जो ब्लॉक है तो वहीं रहेगा, ये अपना मूव करा, और इसमें जो इलोंगेशन मैं मान रहा हूँ ना, वो कितने का मान रहा हूँ, मैं एक्स का मान रहा हूँ। मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी इधर थी, तो ये एक्स मूव कर गया, ठीक है। और ये एक्स ऑफ कोर्स ही बात है कि ये एक्स मिनिमम के बराबर होगा, भाई इलोंगेशन इतना तो होना ही चाहिए ना, और इस पर फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, जो कि कांस्टेंट फोर्स है। अब मुझे पता है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इस पर फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन अपना कितना होगा, म्यू एम वन इंटू जी, और हरदम लग रहा होगा ये, तो म्यू एम वन इंटू जी, तो मतलब म्यू कितना अपने पास 0.2 है, एम वन अपने पास कितना है 4 kg है, और यहाँ पर जी नहीं आएगा, जी डैश आएगा, सही है ना, और जी डैश अपने पास कितना है 2.5 है। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा ये अपने पास कितना, 2 न्यूटन आ जाएगा यार ये। तो अब तुम देखो, जब ब्लॉक तुम्हारा इधर था तो उसके पास स्पीड 0 थी, लेट सपोज उसके पास यहाँ पर जो स्पीड है ना वो v आ चुकी है। तो अब मेरे को तो इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि इस फोर्स की न्यू वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है ना वो इसके बराबर है, एक्स मिनिमम के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वेट लगा दूंगा ब्लॉक पर। तो अगर मैं वेट लगाऊंगा तो तुम देखो ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो अब तुम देखो, मैं ये एम जी डैश और ये नॉर्मल मैं कंसिडर नहीं करूँगा, मतलब वर्क डन में, क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना वो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो इनके वर्क डन कितने आएंगे, 0 आएंगे। सही है। तो वर्क डन किस किस का आएगा, एक तो वो एक्सटर्नल फोर्स का आएगा जो कि कांस्टेंट फोर्स है, एक तुम्हारे स्प्रिंग का आएगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स का आएगा, और एक तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स का आएगा, और तो मेरे को लगता नहीं किसी और का आएगा, और एक इसके बराबर होगा, डेल्टा के ऑफ द ब्लॉक के बराबर होगा। तो इसका वर्क डन कितना हो गया अपने पास, एफ एक्स मिनिमम, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ के एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हरदम तुम्हारा 2 न्यूटन लग रहा है जो कि इस तरफ लग रहा है। सही है। तो इसका वर्क डन मैं लिखूंगा बेसिकली 2 × एक्स मिनिमम इंटू कॉस पाई। सही है। और डेल्टा के क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर। तो अब तुम देखो, तुम तो एफ की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर तुम्हें एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अपने पास ये जो वी है ना वो मिनिमम होना चाहिए, और वी का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स सी बात है 0। सही है। मतलब जब तुम्हारे स्प्रिंग में इलोंगेशन इस एक्स मिनिमम के बराबर होना, तो इस ब्लॉक की जो स्पीड है ना वो तुम्हारी जस्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स मिनिमम माइनस हाफ के एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो एक एक्स मिनिमम तो उड़ा दो तुम,
सही, तो क्या यार अपने पास ये एफ इज इक्वल्स टू 2 प्लस के एक्स मिनिमम बाय 2। क्या अपने पास एक्स मिनिमम की वैल्यू है कितनी अपने पास ये मेरे हिसाब से आएगा बेसिकली 1/k। तो f इज इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है कितना 2 प्लस k/2 इंटू 1/k। k से k निपटा तो मेरे हिसाब से ये कितना आएगा, सही तो करा ना यार, 2 प्लस सही करा है, 2 प्लस हाफ मतलब कितना आ गया 2.5 आ गया। तो मिनिमम फोर्स अपना इतना होना चाहिए यार। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही अप्लाई करा है अपन ने, ठीक है ना यार। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट अपन ने बिल्कुल सही अप्लाई करा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट हो रहा है। यहाँ पर ये आई कैप और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, जो कि क्या गिवन अपन को, तो ये लिखा हुआ है ए लॉन बी। तो अपन को ए का वैल्यू बताना है कि ए का वैल्यू कितना होगा। तो यार इसको करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि अपन को एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सोचना पड़ेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसा है। तो तुम देखो यार, अगर मैं बोलूं कि एक अपने पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस, और चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, मैं लैम्डा मान रहा हूं, सही है। मैं स्पेस में कोई पॉइंट पकड़ रहा हूं, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z। अब इस पॉइंट से बेसिकली मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस वायर पर। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो होगा अपने पास 0,0,z। और इसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ। किसको आर वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, इसको। तो ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर मेरे हिसाब से बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के। और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √x² प्लस y² के। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुम लिखोगे बेसिकली 2k लैम्डा बाय आर और डायरेक्शन आर कैप के अलोंग, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2k लैम्डा आर वेक्टर बाय r²। मतलब मैं ये लिखूंगा 2k लैम्डा आर वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन r² की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, x² प्लस y² आ जाएगा, सही है। अब तुम देखो जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, तो ये भी तो कुछ ऐसा ही गिवन है। तुम देख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन x² प्लस y²। यहाँ पर भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन x² प्लस y²। तो अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर मैं 2k लैम्डा की वैल्यू 5 मान लूं, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा आ जाएगा 5/2k। मतलब एक तरीके से मैं एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर मान रहा हूँ जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपनी कितनी है, 5/2k है, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है अपना वायर। तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आएगा ना, वो कुछ ऐसा आएगा, सही है। तो अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि ये अपने पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ना वो कितनी है अपने पास, 5/2k है, ठीक है।
यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 मीटर वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5 मीटर वाला कोऑर्डिनेट है। तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है यार। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ। तो अपन के पास जो वी ए माइनस वी बी है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2k लैम्डा अपॉन आर डी आर। और आर अपना कहाँ से कैटेगरी कर रहा है, और आर बेसिकली मैं ऐसे मानूंगा देखो, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ना, तुम ये मान लो 1,0,0 और पॉइंट बी का तुम मान लो 5,0,0 और तुम है ना एक्स एक्सेस के होंगे आ रहे हो ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तुम किसी भी पाथ के अलोंग आओ, चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे जाओ, हर पाथ के अलोंग तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आर है, तो आर ए तो अपना कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और आर भी कितना हो जाएगा अपने पास 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आर है ना 1 से 5 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2k लैम्डा लॉन 5 आएगा यार मेरे हिसाब से सॉल्व करने पर। और मुझे पता है कि 2k लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है। तो यार अपने पास 5 लॉन 5। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू और ए का वैल्यू दोनों का ही 5 है। तो ए का वैल्यू भी कितना अपने पास 5 है। तो इन क्वेश्चनों को अपन ऐसे करते हैं यार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बीड्स ऑफ मासेस m and 2m आर कनेक्टेड बाय द मासलेस रॉड ऑफ द लेंथ कैपिटल R, ठीक है, and threaded only on a smooth circular wire of the radius capital R, ठीक है, when the wire rotates uniformly with the angular velocity omega about a vertical diameter, the bead does not slide on it and rod remains vertical as shown. What must be the angular velocity of the wire? ठीक है भाई, और कैपिटल आर का वैल्यू तुम्हें कितना लेना है, 15 मीटर लेना है। तो यार तो मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जैसे सपोज मैंने एक ऑब्जर्वर मान लिया जो कि इस वायर के साथ रोटेट हो रहा है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही वो रोटेट होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो तुम्हारी ये दोनों बीड्स होंगी ना वो रेस्ट पर होंगी, सही है। लेकिन ये तुम्हारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो तुम्हें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। तो तुम देखो इधर यार, फिर करते हैं यार अपन। तो जैसे मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये आर है, ये आर है, और ये भी अपने कितना है आर है। तो ऑफकोर्स सी बात है ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिर अपने पास ये वाली जो लेंथ है ना, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली जो अपने पास लेंथ है वो कितनी आएगी अपने पास। तो ऑफकोर्स सी बात है ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री होगा, नहीं 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 सॉरी 30 डिग्री नहीं होगा, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा बेसिकली 60 डिग्री। बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो ऑफकोर्स सी बात है ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री आएगा, तो ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री आएगा। तो ये वाली जो लेंथ है बस कितनी आएगी r sin 60, जो कितना हो जाएगा √3r/2। तब तुम देखो इधर, जैसे अगर मैं इस बीड पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है अगर वो रिप्रेजेंट करूं, तो इस बीड पर तुम देखो एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। एक तुम्हारा ये सूडो फोर्स लग रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कितना होगा तुम्हारे पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू √3r/2, ठीक है भाई। और ये जो सर्कुलर फ्रेम है ना तुम्हारे बीड पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो कुछ ऐसे लगा रहा है बीड पर,
ठीक है, और इसको मैं n1 बोल रहा हूँ। और ये जो तुम्हारी एक मासलेस रॉड है ना, तो ये भी फोर्स लगाएगी। तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो फोर्स लगा रही है ये ऊपर की तरफ लगा रही है F। ठीक है, और मुझे पता है कि अपने पास ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, अपने पास ये वाला जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा। तो तुम देखो, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ फिर कि अपने पास n1 साइन 60 किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर √3r/2 के, और अपना mg प्लस n1 cos 60 किसके बराबर होगा, ये अपना बराबर होगा कैपिटल F के। ठीक है, अब तुम देखो इस बीड पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस बीड का मैं F बड़ी बनाता हूँ, तो इधर बना लेते हैं। तो एक तो नीचे की तरफ 2mg जो कि इसका वेट होगा। सही है, अब तुम देखो इधर, जैसे इस वाले बीड पर जो तुम्हारे इस मासलेस रॉड के कारण जो फोर्स लग रहा था वो ऊपर की तरफ लग रहा था। सही है ना, तो ये जो बीड है वो मासलेस रॉड पर जो फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी F। मुझे पता है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि ये मासलेस है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो नीचे वाली बीड है इस मासलेस रॉड पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ F। तो इस बीड पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा F इस मासलेस रॉड के कारण, तो एक F भी लग रहा है। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। मुझे पता है कि ये वाली जो लेंथ अपने पास वो r sin 60 होगी √3r/2। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा अपने पास, 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू √3r/2, जो कि अपना इधर लगेगा 2m ओमेगा स्क्वायर √3r/2। सही है, और मैं मान लेता हूं कि जो तुम्हारा ये सर्कुलर फ्रेम है ना, इस बीड पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना वो अपना लगा रहा है इस तरफ, और इसको मैं n2 बोल रहा हूं। ठीक है, अब तुम देखो इधर तुम्हारे पास ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना होगा। तो ये वाला अपने पास 60 डिग्री होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाला अपने पास 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो अपन के पास n2 cos 30 है ना वो किसके बराबर होगा, 2m ओमेगा स्क्वायर √3r/2 के, और n2 sin 30 अपना किसके बराबर होगा, F प्लस 2mg के। ठीक है भाई, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो करने की कोशिश करते हैं यार। तो तुम देखो इधर अपने पास क्या क्या इक्वेशन है। एक अपने पास इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू mg प्लस n1 cos 60 जो कि हो जाएगा n1/2, ये वाली लिखी है मैंने। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। एक अपने पास इक्वेशन ये रही, ये क्या बोल रहा है, n1 sin 60 मतलब n1 इंटू √3/2 किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर √3r/2 के। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि √3/2 कट गया है, n1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये अपने पास इक्वेशन 2 है। n1 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो क्या आएगा अपने पास f अपने पास आएगा बेसिकली mg प्लस n1/2 मतलब m ओमेगा स्क्वायर r/2। ठीक है भाई, अब एक अपने पास इक्वेशन ये रही। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन। तो क्या ये n2 cos 30, तो ये लिखा हुआ है n2 cos 30 मतलब n2 √3/2 इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर √3r/2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट गया, कितना अपने पास ये अपने पास आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर √3r। √3 कट चुका है, तो n2 की वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है, 2m ओमेगा स्क्वायर r। सही है, ये अपने पास n2 है। और एक और इक्वेशन है, ये रही वो दूसरी इक्वेशन जो कि क्या है, n2 sin 30। तो n2 sin 30 मतलब n2/2 इज इक्वल्स टू
एफ प्लस 2mg। तो यहाँ पर मैंने n2 की वैल्यू पुट कर दी है, तो मेरे हिसाब से कितना जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ प्लस 2mg। तो यहाँ से f कितना आ रहा है अपने पास, f अपने पास आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2mg। तो ऑफकोर्स ही बात है, ये वाला f और ये वाला f बराबर होगा, तो mg प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2mg। मेरे हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि 3mg किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 के बराबर है। यहाँ से तुम देख सकते हो एम से एम निपट गया है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 6g बाय आर, 6 इंटू 10 बाय 15, सही है ना, आर की वैल्यू क्योंकि 15 मीटर लेनी है मेरे को, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 4। तो ओमेगा अपने पास कितना आ रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा ही पूछा गया था शायद मेरे हिसाब से, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 रेडियन पर सेकेंड का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर is fully coated with a dust particle and placed on a horizontal surface as shown in the figure 1। ठीक है, now the hemisphere start rotating about its vertical central axis with a uniform angular velocity omega। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी अपन को गिवन है ना, वो कितनी गिवन है, √4g अपॉन 53r। सही है, such that the dust particle remain stuck only on 20% of its surface area as shown in the figure 2। ठीक है, तो तुम्हारा जो डस्ट पार्टिकल है ना, केवल इस वाले रीजन में ही स्टक है, इसके नीचे वाले रीजन में बेसिकली लीव कर चुका है जब अपन इसको घुमाना चालू कर दिए हैं इस एंगुलर स्पीड से। तो अपन को फाइंड क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, तो यार इसमें तुम्हें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, बताता हूँ क्या। जैसे ये अपने पास एक स्फीयर मान लो, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को इस स्फेरिकल कैप का, कौन सी स्फेरिकल कैप का, इस स्फेरिकल कैप का जो कि मैं इस ऑरेंज वाले कलर से बना रहा हूँ, अगर मेरे को इसका एरिया चाहिए तो उसका एरिया किसके बराबर होगा। अब तुम देखो इधर, ये तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करवाया जाता है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी करवाया जाता है। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल है जो कि थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस अपने पास कैपिटल आर के बराबर है, तो इस स्फेरिकल कैप का जो एरिया अपने पास आएगा, जो कि ए डैश बोल रहा हूँ मैं, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आएगी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज आता है, मॉडर्न फिजिक्स में यूज आता है, ग्रेविटेशन में यूज आता है। ठीक है, और अब तुम देख रहे हो कि मैकेनिक्स में भी यूज आ रहा है, तो ये रिजल्ट को याद ही रखना तुम। अब बोला जा रहा है कि ये वाला जो अपने पास एरिया है ना, वो कितना है, 20% ऑफ द टोटल एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो एक हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई r² होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो अपने पास ए डैश है ना, वो अपना 0.2 इंटू ए के बराबर है, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये और ये निपट गया है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 0.2, जो कि कितना होगा 1/5। तो कॉस थीटा मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 4/5। तो थीटा कितना आ गया अपने पास, 37 डिग्री। ठीक है ना भाई, तो अपन को ये पता चल गया कि ये वाला जो अपने पास एंगल है वो कितना है, 37 डिग्री का है। अब ये वाला जो डस्ट पार्टिकल है ना, तो इस डस्ट पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, तो वो अपना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और
इसके जितने भी नीचे वाले डस्ट पार्टिकल होंगे ना, वो सब अपने बेसिकली फॉल अप कर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली सफिशिएंट नहीं था, तो फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाया और वो फॉल ऑफ कर गए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये क्रिटिकल केस ही होगा, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, मतलब म्यू इंटू एन के बराबर लगेगा। तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है ना, इसका मैं मास है ना, वो मैं डीएम ले लेता हूँ। तब तुम देखो, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक तो डीएम जी, सही है। एक इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, जो कि लगेगा अपने पास डी एन के बराबर। ठीक है, और तुम देखो जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो बेसिकली इसके नीचे वाले फॉल ऑफ कर रहे होंगे, तब कौन सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स अपना कुछ ऐसे ही लग रहा होगा, मतलब ये तो रोक रहा होगा ना फॉल ऑफ करने से। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा अपने पास, म्यू इंटू डी एन के बराबर। मैं एक बार इधर बना लेता हूँ, देखो इधर। ठीक है, ये वाला एंगल अपने पास कितना है, 37 डिग्री है। वेट अपना ऐसे लग रहा है डीएम जी, नॉर्मल ऐसे लग रहा है अपना डी एन, फ्रिक्शन फोर्स अपना अलोंग द सरफेस लग रहा है, जो कि लगेगा म्यू इंटू डी एन, क्योंकि लिमिटिंग लगेगा ना ये, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फॉर द क्रिटिकल केस। ठीक है भाई, और ये जो तुम्हारा पार्टिकल है ना, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। किस एंगुलर स्पीड के साथ, इस एंगुलर स्पीड के साथ। तो तुम देखो, ये वाली जो अपने पास लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, मुझे पता है ये आर होगा, तो ये अपने पास आर साइन 37 होगा, जो कि कितना हो जाएगा 3r/5। तब कौन सी बात है कि इस अपन के पास जो सैंड पार्टिकल का जो एस्केलेशन होगा ना, वो इस तरफ होगा। ठीक है, और ये एस्केलेशन किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू 3r/5। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे तुम देखो इधर, जैसे ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, तो अगर ये 37 है तो अपन के पास ये भी 37 होगा, तो ये अपने पास 53 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो अपन के पास डी एन कॉस 37 प्लस म्यू डी एन कॉस 53 किसके बराबर होगा, डी एम जी के बराबर होगा। सही है, और एक मैं लिखूंगा म्यू डी एन साइन 53 माइनस डी एन साइन 37, ये किसके बराबर होगा, बेसिकली तुम्हारा नेट फोर्स के बराबर होगा इस तरफ, और इस तरफ नेट फोर्स कितना अपने पास है, डी एम, ये तो मास हो गया, इंटू एस्केलेशन, जो कि कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू 3r/5। तो इन दोनों को सॉल्व करना है और अपन को अपना आंसर निकाल लेना है फिर यार, और क्या है। तो करते हैं सॉल्व। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आएगा अपने पास, डी एन कॉस 37 प्लस म्यू डी एन कॉस 53 अपॉन म्यू डी एन साइन 53 माइनस डी एन साइन 37 किसके बराबर होगा, डी एम इंटू जी अपॉन डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3r/5। तो यहाँ पर तुम देखो, डी एन डी एन डी एन डी एन निपट चुका है, क्या है अपने पास, ये कॉस 37 प्लस म्यू कॉस 53 अपॉन म्यू साइन 53 माइनस साइन 37। सही है, इज इक्वल्स टू आर अपने पास जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 3r/5। सही है, तो करना तो ऐसे ही यार, कैलकुलेशन एक बार देख लेना तुम। ठीक है, बाकी तो मैंने सही करा है बिल्कुल। तो यहाँ पर तुम्हारा बस एक ही वेरिएबल है, जो कि क्या है, म्यू है, तो निकाल लेना। और तुम्हें ओमेगा स्क्वायर तो गिवन है ही, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा तुम्हारा
4g/53r के, जिसको पुट करना है यहाँ पर और म्यू निकाल लेना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो सेशन है वो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।